हेलो एवरीवन। तो बेटा हम ये जो पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यहाँ एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है, दोबारा उस पर डिसीजन ले सकता है ना। तो ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की अपने डिसीजन को रिव्यू करने की, चेंज करने की, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में आती है? तो बेटा याद रखना, जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 में आती है, अनुच्छेद 137 में आती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज बहुत ढंग से याद रखेंगे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज करता है या रिव्यू करता है तो पहले जितने जजेस ने डिसीजन दिया है ना, नंबर ऑफ जजेस उस बेंच में बढ़ जाते हैं। मान लीजिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन लिया और वो जो डिसीजन, वो जो फैसला था वो 3 जजों की बेंच ने दिया था, है ना, 3 जजों की खंडपीठ ने वो फैसला दिया था। और यहाँ पे अगली जो होगी, यानी कि डिसीजन जो रिव्यू करेगा, तो वहाँ पे कम से कम 5 जजेस की बेंच होगी जो उस डिसीजन को आपका रिव्यू कर सकती है। तो अब जो अगर रिव्यू होगा तो कम से कम उसमें जो होगा 5 जजों की बेंच होगी जो उस डिसीजन को रिव्यू या चेंज कर सकती है। अगर ये 5 जजेस बेंच वाला जो डिसीजन है उसे 5 से ज्यादा यानी कि 7 जो होंगे या 7 से ज्यादा 9 जजेस जो होंगे वो उसे चेंज कर सकते हैं। हमेशा ये नंबर आपका ऑड रखा जाता है, विषम संख्या रखी जाती है, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर यहाँ पर नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि इवन नंबर के केसेस में हो सकता है कि दोनों जजेस जो हैं वो बराबर बराबर आपके हो जाए, टाई वाला केस हो जाए, तो वहां पे फाइनल डिसीजन ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 137। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। डुअल सिटीजनशिप बोला है, जो अमेरिका में लगती है आपकी दोहरी नागरिकता। तो आपसे सिंपल पूछा गया है कि जो दोहरी नागरिकता है, इस दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है ना। तो दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप का मतलब समझना बेटा। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि आपको एक केंद्र मतलब आपको यूनियन ऑफ इंडिया की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, और दूसरी आपको जिस स्टेट में आप रहते हो, जिस राज्य में आप रहते हो, उस राज्य की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, है ना। तो आपको यूनियन यानी कि नेशन की और स्टेट की आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। ये अमेरिका में चलती है, जिसे हम डुअल सिटीजनशिप बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे दोहरी नागरिकता क्या होगी? सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री अलोंग विद दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, है ना। एक देश की नागरिकता और उसके साथ जो संबंधित राज्य में जिसमें आप रहते हो उसकी नागरिकता, जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसमें आप रहोगे, उसकी नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज पंचायती राज, है ना, कि जो राज्य होगा वो पंचायती राज्यों का गठन करे, उन्हें कुछ शक्तियां दे, उनसे संबंधित आपकी जितनी भी चीजें हैं पंचायती राज, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में आती हैं? तो बेटा आपको पता होगा कि पंचायती राज संविधान के भाग 9 में आता है ना। पंचायती राज क्या है? संविधान के पार्ट 9 में आएगा, ये सब आपने देखा होगा। पार्ट 9 आर्टिकल की बात करी जाए तो आर्टिकल 243, है ना, 243 ABCD करके जो आर्टिकल्स होते हैं वो पंचायती राज से संबंधित होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में तो आपको 243 नहीं दे रखा। तो बेटा याद रखना कि ये पार्ट 9 में आता है, लेकिन ये पार्ट 4 में भी आता है। संविधान के भाग 4 में भी पंचायती राज आता है, और आर्टिकल 40 में भी पंचायती राज के बारे में कहा गया है। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में आपको 243 ही दे रखा हो। अगर आपको 243 या 243 नहीं दे रखा तो आप पार्ट 4 आर्टिकल 40 को भी टिक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि आपका बोला गया कि जब भी कोई भी राज्य का राज्यपाल होता है ना, राज्य का राज्यपाल जब अपना पदभार संभालता है, अपने ऑफिस को होल्ड करता है, तो उसे शपथ कौन दिलवाता है? चलो मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति जब अपना पदभार संभालते हैं, जो भारत के प्रमुख हैं, भारत के संवैधानिक अध्यक्ष हैं, जब वो अपना पदभार संभालते हैं तो उन्हें शपथ दिलवाने का काम होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर बात हो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की,
है ना। स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हेड जो होता है वो गवर्नर होता है, तो जो गवर्नर को शपथ दिलवाएंगे वो उस संबंधित राज्य में जो भी हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को, गवर्नर को ओथ या शपथ दिलवाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन द रिलेटेड स्टेट। जो भी संबंधित राज्य होगा, उस राज्य में जिस भी हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होगा, अधिकार होगा, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजंस ऑफ एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसका होगा। तो बेटा ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें पूछी जाएं, तो याद रखना वहाँ पे आपका आंसर जो होता है वो पार्लियामेंट होता है। जो अपवाद या एक्सेप्शंस अगर कोई हैं तो आप अलग से याद कर लेना। उसके अलावा अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए तो ऐसे में आप आंसर क्या टिक करोगे, पार्लियामेंट, है ना। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, सहायक शक्तियों से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो आपका किसका होगा, पार्लियामेंट यानी कि संसद का होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनलिस्ट हाउ मेनी ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट। आप सभी को पता होगा कि भैया हमारे पास, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। 1950 में ये 7 हुआ करते थे, लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करना। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इससे पहले आपके 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, है ना। इससे पहले जो आपके राइट्स थे वो कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। इसके बाद जो हैं वो कितने हो गए, इसके बाद जो हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है। तो अभी जो है भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार आते हैं, कितने फंडामेंटल राइट आते हैं सर, 6 मौलिक अधिकार आते हैं। पहले कितने थे सर, 7 मौलिक अधिकार थे 1978 से पहले। कौन सा मौलिक अधिकार हट गया सर, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपके आर्टिकल 31 में आता था, वो आर्टिकल 31 से हटाकर उसे रख दिया गया आर्टिकल 300 ए में, अनुच्छेद 300 ए में उसे आपका ट्रांसफर कर दिया गया। संविधान के पार्ट 12 में उसे आपका ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका कि इसमें पूछा है कितने मौलिक अधिकार, कितने फंडामेंटल राइट का ग्रुप है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। कौन सा राज्य है ना, जिसको भारत, आजाद भारत में पहली महिला राज्यपाल जो बनी, वो कौन से राज्य के लिए राज्यपाल घोषित हुई। तो याद रखना बेटा, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो था, यूपी जो था, उसकी राज्यपाल गवर्नर बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी, और ये गवर्नर रही थी 1949 तक, 1939 तक ये आपका, 1949 तक ये गवर्नर रही थी उत्तर प्रदेश की। तो पूछा जाए कि पहली महिला राज्यपाल कौन से राज्य के लिए बनी, तो आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। पूछा जाए भारत में, आजाद भारत में पहली महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, तो आंसर क्या होगा आपका, सरोजिनी नायडू, ठीक है। एक डाटा मैं आपको और बताता हूं, आपके काम आएगा। अगर आपसे पूछा जाए आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, है ना, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। आंसर होगा सुचेता कृपलानी जी। और ये सुचेता कृपलानी जी भी 1964 में जो मुख्यमंत्री बनेंगी, वो बनेंगी किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो अगर आपसे एक गवर्नर पूछा जाए तो भी आपका यूपी की ही बनी थी, पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर पूछा जाए तो वो भी उत्तर प्रदेश के लिए ही बनेंगी, सुचेता कृपलानी जी 1964 में। तो ये डाटा जो है वो आप याद रखना, किसी ना किसी एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
आपका तीसरा मौलिक अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 आपके आते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सिर्फ आपको एक आर्टिकल दे रखा है ऑप्शन बी में, आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट सेंट्रल लेवल, है ना, केंद्र में द्विसदनीय संसद जो है उसका गठन कौन से एक्ट से हुआ था? संविधान बना था तब तो आपके बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय संसद आपका थी, लेकिन पहली बार जो आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंडिया में शुरू हुआ वो हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना कि भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, ये नाम तो आपका 1919 है, लेकिन ये शुरू हुआ था 1921 में। और ये जो आपका पहला जो बाइकैमरल यानी कि अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा का जो कंसेप्ट है वो आपका और भी लेट शुरू होगा, 1924-1925 से वो आपका शुरू होगा। ठीक है, और यही वो अधिनियम था, यही वो एक्ट था जिससे पहली बार भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि आज़ादी से पहले पहली बार विमेंस को जो वोटिंग राइट्स मिले थे वो कौन से एक्ट से मिले थे, तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि आपका पार्लियामेंट जो है वो एडिशनल कोर्ट को आपका एस्टैब्लिश कर सकता है। आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह तो दे रखे हैं, इनके अलावा अगर ज़रूरत होती है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आपका इफेक्टिवली रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर आपके एनफोर्समेंट के लिए अगर ज़रूरत होती है तो पार्लियामेंट जो है वो आपका बना सकता है कुछ और कोर्ट भी। ये जो पावर दे रखी है बेटा, ये पावर पार्लियामेंट को दे रखी है आर्टिकल 247 में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट है जो ये बोलता है कि आपका कंपलसरी, है ना, देखो यहाँ पे याद रखना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी किसे? छोटे बच्चों को, है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ शायद पता हो या ना पता हो, आपको मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये आपका आया था 2002 में, और इसी अधिनियम से आपका आर्टिकल अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था जिसे हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और यही शिक्षा का अधिकार था जिसमें बोला गया था कि हम 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, है ना, उन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 to 14 ईयर्स, है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? 86th अमेंडमेंट आपका 2002, ऑप्शन सी जो होगा बेटा इसका वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 167 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो आपका चीफ मिनिस्टर की कौन सी ड्यूटी होती है जो कहाँ मेंशन कर रखी है? आर्टिकल 167 में कौन सी ड्यूटी बता रखी है आपके चीफ मिनिस्टर की? देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो याद रखना कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल हैं, जो केंद्र के आर्टिकल्स हैं, यूनियन के जो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में अगर मैं 89 ऐड कर दूँ, 89 अगर मैं जोड़ दूँ, तो वो आपके आर्टिकल बन जाते हैं किसके लिए? राज्य के लिए। और ये 89 वाला कंसेप्ट चलता है आपका अप टू 200, अप टू 200, आर्टिकल 200 तक ये आपका 89 ऐड करने वाला कंसेप्ट चलता है। ठीक है, तो चलो अगर आपको याद है कि आर्टिकल 78 जो है, आर्टिकल 78 में ये बोला गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सारे जो डिसीजंस वगैरह हैं, सारे जो उनके फैसले वगैरह हैं, उनकी रिपोर्ट देंगे, उनका पूरा एक ब्यौरा देंगे किसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये चीज़ मेंशन है आपके आर्टिकल 78 में।
और आर्टिकल 78 में अगर मैं ऐड कर दूं 89 तो आंसर क्या होगा 167। तो यही सेम चीज चीफ मिनिस्टर के लिए है आपका किस में, आर्टिकल 167 में। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रहेंगे, है ना। दोनों आर्टिकल मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया 89 ऐड करने वाला उससे करना, और ये 89 ऐड करने वाला 200 तक ही चलेगा। अब 200 से ज्यादा 89 ऐड करके नहीं चला पाओगे, वहां 90 ऐड होगा, ठीक है। क्यों होगा ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम यहाँ पे दो आर्टिकल्स याद रखते हैं 70 और 78 और आपका 167। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ द ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर, है ना। तो मुख्यमंत्री जो होगा, जो मंत्री परिषद के सारे फैसले हैं वो आपका कम्युनिकेट करेगा, बताएगा किसे, राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो उसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपका देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, है ना, मतलब आप जो वो धर्म से संबंधित निर्देश है, धर्म से संबंधित शिक्षा है, वो ग्रहण नहीं कर सकते किसी भी आपका स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, है ना। मतलब राज्य द्वारा जो आपके शैक्षिक संस्थान चलाए जाते हैं उसमें आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे याद रखना कि आपका आर्टिकल 28 जो है ना, अनुच्छेद 28 जो है वो ये बोलता है कि आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हो किसी भी शैक्षिक संस्थान में, लेकिन वो शैक्षिक संस्थान आपका स्टेट फंडेड नहीं होना चाहिए, स्टेट या गवर्नमेंट वो इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, वो किसी आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा ही वो आपका इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो जो केंद्र का पैसा है ना, जो आपके सरकारी पैसा है वो सभी धर्मों से रिलेटेड है ना। सभी धर्म के लोग आपके टैक्स देते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे वो आपका टैक्स भरते हैं, और वही टैक्स का पैसा होता है जो सरकार आपका खर्च करती है। तो वो सरकार किसी भी एक धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी एक धर्म को बढ़ाने के लिए खर्च नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा मना किया गया है आर्टिकल 27 में। इस वजह से किसी भी कंप्लीटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो। हाँ, जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, उसके लिए आपको सरकार की तरफ से कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये जो चीज़ है वो आपका किस में आएगी, आर्टिकल 28 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। भारतीय संविधान में इनमें से क्या बोल रखा है। अच्छा देखो, बहुत अच्छी चीज़ है ना, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। प्रीएम्बल आपको मैं कई बार क्लास में मैं पढ़ाता भी हूँ, यूट्यूब पे वीडियो भी पढ़ा होगा, मैं आई बटन में पिन कर देता हूँ, है ना। आई बटन में प्रीएम्बल का जो वीडियो है मैं आपका पिन कर दूंगा, वो ज़रूर देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रीएम्बल ढंग से पढ़ाया है। अब देखो यहाँ प्रीएम्बल जो है उसमें आपको क्या बोला गया है, अगर आप प्रीएम्बल पढ़ोगे तो बोला है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला गया, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड आपका अपॉर्चुनिटी बोला गया है, तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द ह्यूमन डिग्निटी, है ना, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द ह्यूमन डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, जस्टिस, है ना, जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात बोली गई है आपका जस्टिस या प्रीएम्बल में। अगला अगर मैं बोलूं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप, ये वाला आपका सही होगा, है ना। वहां पे आपके 4 चीज़ें दे रखी हैं जो हम जनता को प्रोवाइड करेंगे, जो हम सिटीजन ऑफ इंडिया को देंगे, या जो हम इंश्योर करेंगे इंडिया के पॉपुलेशन, इंडिया के सिटीजन्स को। 5 चीज़ें दे रखी हैं जो नेचर ऑफ द स्टेट होगा, इंडिया किस टाइप का स्टेट होगा वो 5 चीज़ें दे रखी हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, है ना। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और आपका जस्टिस, ये 4 चीज़ें दे रखी हैं जो हम सिटीजन ऑफ इंडिया को देंगे। तो वहां पे जो आपका दे रखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ये एज इट इज लिखा हुआ है आपका प्रीएम्बल में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, इनमें से कौन है जो आपके भारत के सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। तो बेटा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल आपके भारत में सबसे कम समय के लिए, सबसे कम दिनों के लिए जो प्रधानमंत्री रहे, तो हमारा आंसर होता है चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी आपके 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और 1979 से वो
1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं 170 दिनों के लिए। 170 दिनों के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो याद रखना कि शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वो चौधरी चरण सिंह जी थे। 170 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री रहेंगे। एक और क्वेश्चन जो चौधरी चरण सिंह जी से पूछा जाता है वो होता है कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए आपके कभी भी संसद नहीं गए। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में आपको चौधरी चरण सिंह नहीं दे रखा है। तो चलो हम कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका होगा जो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। चौधरी चरण सिंह जी के बाद प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं आपके राजीव गांधी जी। जब राजीव गांधी जी की डेथ होती है उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और ये आपका 1989 से लेके 1990 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। 343 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री बनते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी ही चलती है कि एक साल ये प्रधानमंत्री रहते हैं लगभग 343 दिन के लिए। फिर आपका इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं आपके चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं और ये लगभग आपका 223 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं। लगभग 224 दिन के लिए प्रधानमंत्री ये रहते हैं। इनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी लगभग 5 साल 1991 से लेके आपका 96 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर आपके गवर्नमेंट में कुछ टसल होना शुरू होती है। फिर प्रधानमंत्री बनते हैं आपके HD देवगौड़ा। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बनते हैं और लगभग 332 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद IK गुजराल बनते हैं, लगभग 324 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री रहते हैं। तो अगर इन चारों में देखा जाए कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे तो आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर लगभग 223 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ओवरऑल में अगर पूछा जाए तो कौन रहे थे आपके? चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। तो चलो ऑप्शन डी जो है चंद्रशेखर वो यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, है ना। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है होती हैं ये आपका डायरेक्टली एनफोर्स नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो एनफोर्स होती है वो एनफोर्समेंट जो माना जाता है वो आपके लॉज के अकॉर्डिंग माना जाता है। जो लॉ बनाए गए हैं जैसे फ्लैग कोड बनाया गया है उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपका एनफोर्सेबल होती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका स्टैट्यूटरी, सांविधिक हम इन्हें बोलते हैं। जो डायरेक्ट संविधान से नहीं, जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा आपका एनफोर्स की जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो आपका हिमाचल के भी केसेस देखा करता था, है ना। कौन से वर्ष के बाद दिल्ली हाई कोर्ट हिमाचल के केसेस नहीं देखता है ना। तो मतलब हिमाचल का हाई कोर्ट कौन से वर्ष में स्थापित हुआ? शायद आपको पता होगा कि 1971 में हिमाचल एक अलग स्टेट बन जाएगा। 18th स्टेट ऑफ इंडिया बनेगा हिमाचल प्रदेश। और जैसे ही हिमाचल प्रदेश 1971 में एक अलग स्टेट बनेगा, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट भी जो होगा वो दिल्ली हाई कोर्ट से अलग कर दिया जाएगा। एक नया हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए धर्मशाला में स्थापित कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। कौन सा अमेंडमेंट है जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को आपका मौलिक अधिकारों से हटा दिया? मैंने आपको बताया भी था एक दो क्वेश्चन पहले कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को आपका अनुच्छेद 31 से आर्टिकल 31 से हटा के आर्टिकल 300A में रखा गया था, संविधान के भाग 12 में रखा गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि इंडिया का कौन सा, अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग, है ना, जिसे आपका पार्डन, रिप्राइव या कम्यूट या पनिशमेंट जो है, क्रिमिनल पनिशमेंट है, उन्हें माफ करने का अधिकार होता है। पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट बोला जाता है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां बोली जाती हैं। आर्टिकल 72 में आपके प्रेसिडेंट की पार्डन पावर आती हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ देर पहले एक चीज बताई थी, प्रेसिडेंट की पार्डन पावर, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां जो आती हैं वो किस में आती हैं? आर्टिकल 72 में, है ना।
और मैंने बोला था कि अगर 89 ऐड कर देते हैं तो ये आपका सेंटर वाली चीज़ें किस में चली जाती हैं, स्टेट में। तो अगर पूछा जाए गवर्नर की जो पार्डन पावर आती हैं, गवर्नर की जो क्षमादान की शक्तियां आती हैं, तो वो किस में आएंगी, आंसर होगा आपका 161 में गवर्नर, और प्रेसिडेंट की आएंगी 72 में, राष्ट्रपति की किस में आएंगे, अनुच्छेद 72 में, और राज्यपाल के आएंगे आपके अनुच्छेद 161 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका पार्डन बोला गया है ना, यहाँ पे मृत्युदंड को माफ करना, कम्यूट करना, ये शक्ति राज्यपाल की नहीं होती है, किसकी होती है, आपका सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर आपका देखते हैं, आर्टिकल 344 से लेके आर्टिकल 351 तक जो है वो किससे संबंधित हैं, है ना। 344 से लेके 351 तक की जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित हैं। अगर आपसे देखा जाए तो ये किस में आ जाते हैं कि सर ये आपका पार्ट 11 में आ जाते हैं ये सारे आर्टिकल्स, है ना, पार्ट 10 पार्ट 11 में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे तो आपको शेड्यूल्स दे रखे हैं, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। एसएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन आपका नहीं पूछता। तो बेटा यहाँ पे तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस में आते हैं आपके, ये थर्ड शेड्यूल से संबंधित हैं, है ना। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची जो आपकी सैलरीज वगैरह से रिलेटेड है, जो आपकी ओथ वगैरह से रिलेटेड है, शपथ वगैरह से रिलेटेड है, उसमें ये आपके आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा थर्ड शेड्यूल। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच कमीशन ड्रू द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा या बाउंड्री डिस्प्यूट था जो सॉल्व किया था, जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो निर्धारित करी थी किसके, आपने, रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन ने। इसी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ बाउंड्री भी या रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, और इससे आपका प्राइमरी एजुकेशन चिल्ड्रंस की, ये अभी हमने इसी तरीके का क्वेश्चन देखा था, है ना। तो वहाँ पे एज क्या थी, 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ये बोला गया है आपका किसमें, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपके आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 से 14 ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर आपका देखते हैं, UIDAI, है ना, ये जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड UIDAI, ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो बेटा याद रखना, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, IT मिनिस्ट्री जो होती है उसके अंदर ये आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपका कंकरेंट लिस्ट, संवृत्ति सूची का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से बोरो किया, वो कहाँ से लिया है। तो बेटा संवृत्ति सूची का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, आंसर ए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक डिक्लेरेशन रिनंसिंग हिज और हिज इंडियन सिटीजनशिप अंडर, कोई भी व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है। तो ये त्यागने का अधिकार जो है वो कौन से संवैधानिक संशोधन में या कौन से आपके नागरिकता अधिनियम में दे रखा है। तो बेटा ये जो त्यागने का अधिकार, रिनंसिएशन की पावर दे रखी है, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दे रखी है, जो कई बार संशोधित हुआ है, लेकिन ये शक्ति जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में दे रखी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट प्लेनरी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का होगा, ये चीज किस में बोली गई है। तो बेटा आर्टिकल 11 में ये चीज मेंशन करी गई है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का ही होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन एनी फंडामेंटल ड्यूटी बिकॉज, है ना, जो मूल संविधान था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं मेंशन किया गया था। ऐसा क्यों था। तो बेटा ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम मानते थे कि भारत के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, अपने आप ही आपके मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपनी मर्जी से वो पालन करेंगे, हमें वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो आपका पहले में क्या बोला गया है, फोर्सफुली, है ना, क्या बोला गया आपका, परफॉर्म ड्यूटीज फोर्सफुली। तो बेटा फोर्सफुली की तो बात ही नहीं हुई थी, है ना। दूसरे में बोला गया है वुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विलिंगली, अपनी मर्जी से।
है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल लगे हों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।